नमस्कार। पक्ष विपक्ष में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषु त्यागी। आज हम बात करेंगे यूपी में निकाय चुनाव की। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव की घोषणा के साथ ही सियासी पारा गर्म हो गया है। हालांकि बीजेपी सहित विपक्षी दल इसके लिए पहले से ही तैयारियों में जुटे हैं, लेकिन अब तारीखों के ऐलान के साथ मेयर से लेकर नगर पालिका चेयरमैन और हर पार्षद सीट को लेकर सियासी संग्राम तेज होता नजर आ रहा है। निकाय चुनाव का बिगुल बजने के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमें पहले निकाय और फिर लोकसभा चुनाव में कमल ही कमल खिलाना है। इसके लिए रणनीति बननी अभी से प्रारंभ हो जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि अब तक 3 लोकसभा और 9 विधानसभा सीटों पर जीत के बाद नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों की सीट भी बीजेपी की झोली में आए। इसके लिए हमें रणनीति बनानी होगी। हमें संकल्प लेना होगा कि कमल निशान जिसके पास होगा वह हर एक नागरिक का उम्मीदवार होगा। दरअसल बीजेपी निकाय चुनाव में जीत के जरिए लोकसभा चुनाव 2024 की मजबूत बुनियाद तैयार करना चाहती है। प्रदेश में 80 लोकसभा सीट होने के कारण पार्टी रणनीतिकारों का फोकस उत्तर प्रदेश है। जिस तरह से यूपी में इतिहास कायम करते हुए बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में दोबारा जीत दर्ज कर सरकार बनाई, उससे पार्टी को उम्मीद है कि मिशन 2024 में यूपी उसकी जीत का सबसे मजबूत आधार बनेगा। इसके लिए यूपी निकाय चुनाव 2023 को पार्टी बेहद गंभीरता से ले रही है। पार्टी रणनीतिकारों का मानना है कि लोकसभा चुनाव से पहले शहरों में बीजेपी की दमदार मौजूदगी होना जरूरी है। इसलिए निकाय चुनाव में 2017 से भी अच्छा प्रदर्शन करने की तैयारी है। आपको बता दें कि प्रदेश में 762 में से 760 नगरीय निकायों में होने वाले चुनाव का कार्यक्रम जारी किया गया है। इसके साथ ही प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में आचार संहिता लागू हो गई है। इस बीच सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव ने प्रत्याशियों को लेकर बड़ा बयान दिया। शिवपाल यादव ने कहा, निकाय चुनाव को लेकर सपा पूरी तरह से तैयार है। चुनाव की तारीखों की घोषणा होते ही प्रत्याशियों को मैदान में उतारकर हम चुनाव जीतेंगे। वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती ने आज निकाय चुनाव की तारीखों के ऐलान का स्वागत करते हुए मांग की है कि ये चुनाव ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर से कराया जाना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने प्रयागराज मेयर सीट पर अशरफ अहमद की पत्नी को चुनाव लड़ाने के ऑफर के बारे में अटकलों को लेकर भी स्थिति साफ की है। उन्होंने ऐसी चर्चाओं को सिरे से नकार दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मायावती ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और इस दौरान कई गंभीर आरोप भी लगाए। उन्होंने कहा कि निकाय चुनाव में एससी, एसटी, ओबीसी और महिलाओं के लिए जो आरक्षण किया गया है उससे ये वर्ग सहमत नहीं है। नियमों को ताक पर रखकर ये किया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि सत्ताधारी दल हर तरह पर राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध करने में लगा हुआ है। सपा की तरह बीजेपी भी हर तरह के हथकंडे अपना रही है ताकि 2024 में इसका लाभ लिया जा सके। वह नगर निकाय से संबंधित अधिकारी ये चुनाव पूरे तौर से फ्री एंड फेयर कराएं तथा नगर निगम का भी चुनाव ईवीएम से न करा के इसे भी सीधे तौर पर बैलेट पेपर से ही कराएं। ये भी हमारी सरकार से, संबंधित अधिकारी से पुरजोर अपील है। तो मायावती ने कहा कि चुनाव में बीएसपी पूरी तैयारी के साथ लड़ेगी। बीएसपी हमेशा दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के हितों का ख्याल रखती है। तो सपा हो, बीएसपी हो या बीजेपी, सभी ने निकाय चुनाव के लिए कमर कस ली है। इसी को लेकर हम करेंगे चर्चा करने के लिए पैनल में फिलहाल 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ विजय खैरा, प्रवक्ता बीजेपी, जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे दूसरे खास मेहमान हैं कीर्ति निधि पांडे, प्रवक्ता सपा, आपका भी बहुत बहुत स्वागत कीर्ति जी। विजय जी, मायावती ने कहा चुनाव में बीएसपी पूरी तैयारी के साथ लड़ेगी। बीएसपी हमेशा दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के हितों का ख्याल रखती है, पर बीजेपी ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव कराए, उनकी इस बात पर गौर किया जाएगा कि नहीं? गौर कर लिया गया है। जहाँ तक मुझे पता है, उसके तौर पर तो नहीं पता, पर मुझे जहाँ तक मालूम है शायद इसकी घोषणा भी हुई होगी। नगर निगम के चुनाव शहर में
नगर निगम के चुनाव में ही सिर्फ मशीन का इस्तेमाल होगा। बाकी जगहों पर नगर पंचायत वगैरह में नगर निकायों के बाकी चुनाव उसी से होंगे, बैलेट पेपर से। जहाँ तक मुझे यही पता है, आधिकारिक तौर पर मैं नहीं बता पाऊंगा क्योंकि ये तो फैसला करना है चुनाव आयुक्त को, उनका शायद यही फैसला हो। पर किसी से भी हो उससे हमको तो कोई फर्क है नहीं, ना में उसमें कोई इतराज है। वो चाहे मशीन से कराएं चाहे वो मत जी, आपको फर्क नहीं है लेकिन सपा को बहुत फर्क पड़ता है, बीएसपी को बहुत फर्क पड़ता है। कीर्ति निधि पांडे जी, देखिए रिशु जी, ये कोई पहली बार नहीं, नगर निकाय के चुनाव में टाउन एरिया और नगर पालिकाओं में चुनाव हमेशा बैलेट से होते रहे। पिछले चुनाव में भी यही हुआ था और नगर निगम में ईवीएम मशीन का इस्तेमाल होता। हम लोग तो लगातार सवाल खड़ा करते रहे कि भाई ईवीएम की वजह अगर बैलेट से चुनाव कराया जाए तो जो आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं उन आरोप और प्रत्यारोप से मुक्ति भी। नगर निकाय के चुनाव की तिथियों का ऐलान हुआ है। समाजवादी पार्टी इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो तिथि घोषित की गई है, जो फैसला लिया गया है, उसका स्वागत करते हैं और पूरी तैयारी के साथ नगर निकाय चुनाव में समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ने का काम करेगी। आप लोग पूरी तैयारी के साथ जुटे हुए हैं, लेकिन ये बताइए, बीजेपी कह रही है कि जिसके पास कमल निशान होगा वही जनता का उम्मीदवार होगा। बीजेपी के संकल्प पर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि कमल निशान हर नागरिक का निशान है, लेकिन समाजवादी पार्टी जो अपने प्रचार अभियान में है लोगों को बता रही है कि अगर महंगाई से निजात चाहते हैं तो साइकिल का निशान, अगर शहरों में सफाई बेहतर चाहते हैं तो साइकिल का निशान है, अगर आप बेहतर प्रकाश व्यवस्था चाहते हैं, जल जमाव से मुक्ति चाहते हैं, नगर निगमों में व्याप्त भ्रष्टाचार से छुटकारा चाहते हैं, तो इन सारी समस्याओं का निराकरण सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी के पास। इसका चुनाव निशान साइकिल है और जनता का स्नेह, समर्थन, आशीर्वाद और प्यार मिल भी रहा। ठीक है, जनता का समर्थन किसको मिलेगा, जनता का प्यार किसको मिलेगा, ये तो रिजल्ट आने के बाद ही पता चल पाता है कीर्ति जी। लेकिन विजय जी ये बताइए, निकाय चुनावों की जिस तरह से आपने तैयारी की है, आमतौर पर पार्टियां ऐसी तैयारियां लोकसभा चुनाव में करती हैं। हमारे लिए हर चुनाव जनता का चुनाव है, हमारे लिए हर चुनाव उतना ही कीमती है, चाहे वो लोकसभा का हो और चाहे पंचायत स्तर का हो। चुनाव है और जहाँ पर भी लोकतंत्र को अगर जिंदा रखना है तो नीचे से लेकर ऊपर के स्तर तक चुनाव में सही लोगों को जीतना चाहिए, ईमानदार लोगों को आना चाहिए, जो पार्टी काम करती है, विकास करती है, उसे आना चाहिए। इसीलिए हम हमेशा उसके लिए तत्पर रहते हैं, एक्टिव रहते हैं, क्रियाशील रहते हैं, पूरे 5 साल काम करते हैं। हमें आखिरी दिनों में भागने की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए हमारा संगठन सदा जिंदा रहता है और क्षेत्र में काम करता रहता है, लोगों के टच में रहता है। अभी ये सफाई की बात कर रहे थे कि अगर सफाई चाहिए तो निश्चित है कि अगर सफाई चाहिए, जमीनों की सफाई चाहिए, हाथ की सफाई चाहिए तो सपा ठीक कह रहे हैं कि भाई सफाई चाहिए तो ये सब सफाइयाँ चाहिए तो सफाई को वोट मिलेंगे। लेकिन ये सफाई से अब तंग आ चुकी है जनता, अब उन्हें स्वच्छता चाहिए। वो वाली सफाई उन्होंने छोड़ दी है और बराबर आपको अब नहीं चुन रहे कहीं पर, वो आपके गढ़ों में भी नहीं आपको चुनेंगे। तो इसलिए जहाँ तक सपा का सवाल है, अब इनके खाली अब तो कहने की बात रह गई है, चुनाव में अभी पता लग जाएगा। दूसरे मतपत्र की बार बार बात कर रहे हैं। ये निश्चित तौर पर है कि हम डिजिटल युग की ओर जा रहे हैं। कल कहेंगे बैंकों में चेक प्रणाली वापस लाओ, फिर कहेंगे कि रेलवे के अंदर जो वो टिकट वाली खिड़की ठीक थी। अरे हम आगे बढ़ रहे हैं, इसमें क्या सवाल है? ठीक है, आप आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन सपा को नहीं दिखाई दे रहा कि आप आगे बढ़ रहे हैं। अखिलेश यादव तो ये भी कह रहे थे कि जहां जहां आपके मेयर हैं वहां सिर्फ मच्छर और गंदगियों के अलावा कुछ नजर नहीं आता है। अखिलेश यादव ने कहा जहां जहां आपके मेयर हैं वहां मच्छर और गंदगियों के अलावा कुछ नजर नहीं आता है। मैं कहता हूँ अब चूंकि नेता हैं बड़े जी, मैं उस भाषा का इस्तेमाल नहीं करूंगा। आंख बंद करके अंधा भी बता देगा, जाके देखो जरा स्मार्ट सिटी की क्या हालत है, जरा देखिए, लाइट देखिएगा उनकी, रात दिन कोई चकाचौंध नहीं है, सफाइयाँ देखिए, सड़कों का चौड़ीकरण देखिए, पार्किंग देखिए। अरे आप देख रहे ना, बुरी तरह अभी फैसला होगा
यानी शहरों में तो आप देख लेना, आपको वोट क्या गिनने को ही नहीं मिलने वाले, सब कुछ गिन लें, ये हालत है। रहा मतपत्र का, मतपत्र हर उस सरकार के सूट करता है जिसकी सरकार होती है उस पार्टी को। ध्यान रखना, हम चाहते हैं फ्री भी न्यायोचित हो, वरना जिसकी सत्ता होती है मतपत्र से चुनाव कराने में उसको ही फायदा होता है, समझे आप? तो ये आप जानते हो, और ये सब खेल आप कर चुके हैं, कांग्रेस साहब खूब कर चुके हैं मतपत्रों का खेल। आप अच्छी तरह, आप चूंकि आपको बोलना है तो बोलना है कि साहब इससे कराओ उससे कराओ, मतपत्र में हमें क्या दिक्कत है कराने में? अभी आप मशीनों में आप जीते हैं, ऐसा तो नहीं चुनाव नहीं जीते। अभी हिमाचल में सरकार बनी है कांग्रेस की, हम हारे हैं वहाँ पर। क्या राहुल गांधी जीते हैं केरल में, यहाँ हार गए थे? उसमें केस में आप जब जीत जाते हैं, मध्य प्रदेश में आपकी सरकार बनी थी, राजस्थान में बनी हुई है, मतलब मेरा आप भी विपक्ष की है, और आपके भी अभी आप जीत गए, क्या हुआ उसमें? मशीन से क्या जीती नहीं क्या अखिलेश जी की पत्नी की है ना? तो आप ये कहना क्यों करते हो? अगर आजम खां की पोलें खुल गई हैं, उन्होंने लुटेरापन किया है, उन्हीं के आदमी, उन्हीं के मुसलमान आपके ऊपर मुकदमा कर रहे हैं और जमीन में आप पकड़े जा रहे हैं। कीर्ति जी, बीजेपी जिस गंभीरता से निकाय चुनाव लड़ रही है, दलित व मुस्लिम वोटों के लिए जिस तरह से रणनीति बनाई है, अगर उसकी यह रणनीति सफल होती है तो लोकसभा चुनाव में आप काफी दबाव में होंगे, आपके कैडर वोटर सरक सकते हैं। देखिए रिशु जी, हर पार्टी अपनी तरफ से रणनीति तैयार करती है। भारतीय जनता पार्टी की अपनी रणनीति है, समाजवादी पार्टी की अपनी रणनीति। मतदाता किसके साथ खड़ा होगा, ये मतदाता को फैसला करना। हम अपनी बात, अपनी योजना, अपनी कार्यशैली के साथ जनता के बीच में, और अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता काफी सीनियर है हमसे, स्वच्छता और सफाई पे तमाम व्याख्यान दे रहे थे, स्मार्ट सिटी के बारे में बता रहे थे जी। उत्तर प्रदेश में गोरखपुर माननीय मुख्यमंत्री जी का गृह जनपद है, और पिछले 20 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी का महापौर है, और लगातार शहर के बीचों बीच में नौसड़ एक जगह है जहां नदी है, राप्ती पुल है जी। नदी के बेड के लेवल से कूड़ा इकट्ठा होना शुरू हुआ, वो सड़क के लेवल तक कूड़ा इकट्ठा, और लगातार उसमें आग जलती रहती है, धुआं निकलता रहता है। अगल बगल 2-3 किलोमीटर रेडियस के लोगों का जीना दुश्वार है, और लोग परेशान रहते हैं। प्रतिदिन टैंकर से उसको बुझाने का प्रयास होता है, लेकिन वो बुझता है जब बाढ़ आती, जब नदियों में पानी फैलता था वो बुझता उसकी आग। और गोरखपुर में ही अखबारों में छपा, कई समाचार पत्रों में छपा, मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने दिखाया कि गोरखपुर में आना है तो नाव लेकर के आना। बरसात के दिनों में जो जलजमाव का आलम रहा गोरखपुर के अंदर। ठीक है, आप ये तमाम बातें बता रहे हैं, आप ये तमाम बातें बता रहे हैं, आप अखबारों की रिपोर्ट्स बता रहे हैं, आप चैनल्स की रिपोर्ट बता रहे हैं, लेकिन आप भी तो विपक्ष में है ना, आपने ये मुद्दा उठाया क्यों नहीं उस वक्त? हम लगातार हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं, लगातार आंदोलन कर रहे हैं, लगातार नगर प्रमुख को बताते रहे, नगर आयुक्त को बताते रहे, और बताया उसको जाता है ना जो जानने का प्रयास कर। माननीय मुख्यमंत्री जी आज विधायक हैं, लगातार गोरखपुर से सांसद रहे हैं, गोरखपीठ के महंत हैं, यहाँ के तमाम समस्याओं से रूबरू हैं, लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज इतने बड़े कुर्सी पे बैठने के विजय जी, आप लगातार सफाई को लेकर बात करते रहते हैं, लेकिन इस विषय पर क्या कुछ सफाई देना चाहेंगे जो गंभीर आरोप लगा रहे हैं कीर्ति निधि पांडे जी? देखिए, अभी इन्होंने खुद ही कहा कि 20 साल से मेयर, अगर इस स्थिति पे हम जीत कैसे रहे दोबारा तिबारा? आपने कहा, मैंने नहीं कहा, मुझे नहीं पता गोरखपुर की स्थिति क्या। स्थानीय हर जिले के बारे में मुझे जानकारी नहीं है, किस मोहल्ले किस गली में क्या हो रहा है, लेकिन हम बता दें आपको कि आप ही ने कहा कि 4 बार से हम लगातार जीत रहे हैं, इसका मतलब 5 बार ही हम जीतेंगे। ये पता है इसकी स्थिति आपने बताई, इसका मतलब ऐसी स्थिति है नहीं जो आप बयान कर रहे हैं। दूसरी बात, मैं झांसी का हूँ, मुझसे झांसी पूछ लीजिएगा। आज झांसी को आप शहर को विश्व के किसी शहर से कंपेयर करके दिखा दीजिए, 2-4 छोड़ दीजिएगा दुबई वगैरह, लेकिन आप लंदन से इसका अगर मुकाबला करेंगे, आप यूरोप के किसी शहर से मुकाबला करेंगे, तो झांसी को करके देख लो आप जाके एक बार, क्या स्थिति झांसी को कहां से कहां पहुंचा दिया। एक घूरा नहीं, एक नाली नहीं, एक कहीं पर मच्छरों का जमाव। ठीक है, आप झांसी की बात तो कर रहे हैं विजय जी, लेकिन आप बीजेपी के प्रवक्ता है ना सर, आप बीजेपी के प्रवक्ता हैं तो वो सवाल उठाएंगे, वाजिब है उनका सवाल उठाना, आपको जवाब तो देना चाहिए ना। मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि झांसी मेरा क्षेत्र है,
आप चाहे टीवी चाहिए चले जाए, 4 फोटो मुझे ऐसे ला दें जैसे आप बता रहे हैं, मैं उसी वक्त कह दूंगा कि मैं आपसे बाहर हूँ बैठना है। जाके देख तो लो एक बार, नजर तो डालो क्या सड़कें हो गई हैं, कैसे हम लोग भागते 10-10 मिनट विश्वविद्यालय पहुंच जाते। ठीक है, जहाँ स्थिति अच्छी है वहां तो है, लेकिन अगर कहीं स्थिति खराब है और बार बार वो अवगत करा रहे हैं तो उस पर भी तो हमें ध्यान देना चाहिए ना विजय जी। हमने आपसे कहा ना कि ये टीवी पर जब हम यहाँ बैठे होते हैं, जब हम प्रदेश की समस्याओं की बात कर रहे हैं, नगर निगम चुनाव की बात कर रहे हैं, तो ऐसे मौकों पर बहस को वहाँ से हटाने के लिए ये अक्सर ऐसा होता ही है कि ये लोग अपना छोटा कोई मोहल्ला या गली की बात लेके बैठ जाएंगे। लेकिन मुद्दे तो वाजिब होते हैं ना, मुद्दे तो वाजिब होते हैं विजय जी। आप नोट कर लीजिए, आप नोट कर लीजिए ना, अगर वो डिबेट में इस विषय को उठा रहे हैं तो आप नोट कर लीजिए। अगर जनता को समस्या हो रही है, जनता को दिक्कत हो रही है तो आप नोट कर लीजिए, आप अपने सीनियर से बात करिए ना। मैं ही कह रहा हूँ आपसे कि ये है सच के नहीं सच है नहीं मालूम है। मैं ये कह रहा हूँ कि एक बात उठा के किसी मोहल्ले गली की आप करना कि यहाँ पर ये है और 20 साल से है, हम तो पूरे समस्त प्रदेश में चुनाव है, पूरे प्रदेश की बात कर रहे हैं। आप अपने मोहल्ले घर के सामने की अगर कोई बात कर रहे हैं, मेरी जानकारी में नहीं होगी, वो हो भी नहीं सकती। अगर आप आज कह रहे हैं कल बहस करोगे तो मैं पूछ के बताऊंगा गोरखपुर में। बिल्कुल ठीक है, आप इस विषय पर जानकारी लीजिएगा, हम इस पर आपसे चर्चा करेंगे बाद में भी। लेकिन कीर्ति जी ये बताइए कि बीजेपी पर हिंदू ध्रुवीकरण का आरोप लगता है, लेकिन वह जिस तरह मुसलमानों में पैठ बना रही है उसके बाद आपके पास कोई परंपरागत वोटर नहीं रह जाएगा। देखिए, मैंने कहा कि सभी पार्टियों की अपनी रणनीति है। अच्छा है कि भारतीय जनता पार्टी भी प्रयास करे, अल्पसंख्यकों को अपने साथ रखे, जो नफरत की पॉलिटिक्स है उससे दूर रहे, जो समाजवादी पार्टी सबको साथ लेकर के चलने का प्रयास करती है वो काम भारतीय जनता पार्टी भी करे। इसमें कोई एतराज नहीं। देखिए, चुनाव में कोई परंपरागत वोट नहीं, चुनाव में मुद्दों के आधार पर वोट पड़ते हैं। और आज निकाय का चुनाव है, पिछले दिनों विधानसभा का चुनाव बीता, आने वाले दिनों में लोकसभा का चुनाव बीतेगा। मैं कह रहा हूँ, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई, अगर 400 का सिलेंडर 1165 का हो गया तो सबको पेमेंट करना। अगर 60 रुपए का पेट्रोल 100 रुपया हो गया तो सब भुगतान कर रहे हैं। खेरा साहब भी दे रहे हैं, कीर्ति पांडे भी दे रहे हैं। आप गाड़ी में तेल भराती होंगे तो आप भी दे रही है। 55 रुपए का डीजल 95 रुपया हो गया। बेरोजगारी बढ़ रही है तो आपके घर भी बढ़े के बच्चे भी बेरोजगार होंगे, हमारे घर के बच्चे बेरोजगार होंगे। सरकार की कोई पॉलिसी गलत होगी तो उसका परिणाम ऐसा नहीं कि कोई एक वर्ग, कोई एक जाति, कोई एक धर्म, कोई एक व्यक्ति भोगेगा। अगर उसका दुष्परिणाम होगा तो उसका असर सब पर होगा। अगर उसका बेहतर परिणाम होगा तो उसका लाभ भी सबको मिलेगा। अगर 400 का सिलेंडर 300 हो जाता तब भी सबको लाभ होता। किसानों की आय दुगनी हो जाए तो सभी किसानों को लाभ, नहीं हो पाया तो सबको नुकसान। तो मुद्दे पे चुनाव होगा, मुद्दों के आधार पर चुनाव ठीक है, मुद्दों के आधार पर चुनाव होगा कीर्ति जी, मुद्दों पर चुनाव, ठीक है, मुद्दों पर चुनाव होगा। लेकिन ये बताइए, बीजेपी की नई रणनीतियों के जवाब में आपने क्या रणनीति बनाई है? कैसे अपने कैडर को साधेंगे और नए वोटरों को जोड़ेंगे? देखिए, लगातार पिछले दिनों से विधानसभा चुनाव के बाद जब से नगर निकाय के चुनाव की सुगबुगाहट है, उत्तर प्रदेश के सभी नगर निगमों समेत सभी जनपदों में हमारे प्रभारी तैनात हैं, जो लगातार उस जनपद में काम कर रहे हैं, जो अपनी रिपोर्टिंग समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक पहुंचा रहे हैं कि बेहतर कैंडिडेट कौन हो सकता है, बेहतर मुद्दे क्या है वहां के, कैसे लोग कनेक्ट होंगे। इन तमाम बिंदुओं पर समाजवादी पार्टी लगातार काम कर रही है और लोगों को अपने साथ कनेक्ट करके चुनाव में पूरी मजबूती के साथ लड़ने का काम समाजवादी पार्टी, ठीक है, लोगों को अपने साथ कनेक्ट करने का काम कर रही है। चाहे सपा की बात की जाए या बीजेपी की बात की जाए और बीएसपी की बात करें तो उनके अपने ही दावे, अपने ही वादे हैं। लेकिन जनता किससे कनेक्ट होगी, ये देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ पक्ष विपक्ष में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।